हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और अब की बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी कुछ पुरानी हॉरर स्टोरीज़ का कंपाइलेशन। मैंने अपने पुराने वीडियोस में से अच्छी अच्छी स्टोरीज़ को चुनकर एक कंपाइलेशन बनाया है और मुझे उम्मीद है कि ये सभी स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों, नई हॉरर स्टोरीज़ भी बहुत जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएंगी और दूसरे चैनल का पहला वीडियो भी बहुत जल्द ही आने वाला है। तो अब आप लोग मज़ा लें मेरी कुछ बेहतरीन हॉरर स्टोरीज़ का। हेलो दोस्तों, अक्षय वन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही भयानक इंडियन हॉरर स्टोरीज़। तो पहली हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो वेदांत जी ने बताई है। तो अब आगे की स्टोरी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम वेदांत है। मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ। आज मैं आपको अपने साथ एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2016 में घटी थी। वैसे तो मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ, पर मैंने मुंबई में भी एक साल जॉब की है और उसी दौरान मेरे साथ ये हादसा भी हुआ था। दरअसल मुंबई में मेरा ऑफिस बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में था और जिस फ्लैट में मैं रहता था वो आर्य कॉलोनी में था। मेरे 3 दोस्त भी मेरे साथ उसी फ्लैट में ही रहते थे। आर्य कॉलोनी में रहना खाना थोड़ा सस्ता था, इसलिए हमने वहाँ पर ही एक फ्लैट लिया था। तो एक बार जब हम सबकी छुट्टी थी तब मैंने और मेरे दोस्तों ने घूमने फिरने का और पार्टी करने का प्लान बनाया। हमारे एक दोस्त के पास कार थी, तो छुट्टी वाले दिन हम चारों दोस्त पूरा दिन कार से घूमते रहे। दिन भर हम सब मरीन ड्राइव और साउथ बॉम्बे घूमते रहे। फिर रात को हम लोगों ने ड्रिंक किया। ड्रिंक करते करते काफ़ी रात हो गई, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बाहर ही किसी होटल में खाना खा लेते हैं। तो हम लोग होटल रत्ना नाम के एक होटल में खाना खाने चले गए। उस होटल का वेटर भी चेन्नई से था, इसलिए हमने उससे खूब बातें की। फिर खाना खाने के बाद जब हम लोग वापस अपने फ्लैट पर जाने लगे तो उस वेटर ने हमसे पूछा कि आप लोग यहाँ मुंबई में किस जगह पर रहते हैं। तो मैंने उसे बताया कि हम लोग आर्य कॉलोनी में रहते हैं। ये सुनते ही वो वेटर बहुत घबरा गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तो मेरी बात पर वो बोला कि आर्य कॉलोनी एक बहुत ही हॉन्टेड जगह है। उस वेटर की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने उससे कहा, यार ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतना बोलकर हम लोग वापस अपने फ्लैट की तरफ जाने लगे। पर तभी रास्ते में मेरा एक दोस्त जो भूत प्रेतों में विश्वास करता था वो मुझसे बोला कि भाई कहीं सच में वो जगह हॉन्टेड तो नहीं है? तो मैंने उससे कहा, यार क्या बकवास कर रहे हो, ये सब बेकार की बातें हैं। फिर यही सब बातें करते करते हम लोग आर्य कॉलोनी पहुंच गए। फिर आर्य कॉलोनी में ही एक बड़े से पेड़ के पास मेरे दोस्त ने कार रोक दी। मेरा दोस्त कार रोककर उस पेड़ को देख रहा था। तभी मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? तो मेरा दोस्त बोला कि भाई उस पेड़ पर कुछ लटक रहा है। उसकी बात सुनते ही मैंने उससे कहा, मजाक मत करो यार, मुझे नींद आ रही है, जल्दी से फ्लैट पर चलो। मेरी बात पर दोस्त बोला कि भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद देख सकते हो पेड़ पर कुछ है। इसके बाद हम सभी दोस्त उस पेड़ को देखने लगे और तभी हमने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक डेड बॉडी लटक रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं भूत प्रेत जैसी किसी भी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, पर उस डेड बॉडी को देखते ही डर के मारे मेरा खून जम गया था। इसके बाद मैं और मेरे दोस्त चिल्लाने लगे कि गाड़ी भगाओ, निकलो यहाँ से। फिर मेरे दोस्त ने तुरंत ही गाड़ी भगा ली। पर वहाँ से जाते हुए जब हमने दोबारा उस पेड़ की तरफ देखा तब हमें उस पेड़ पर कोई भी डेड बॉडी दिखाई नहीं दी। इसके बाद हम लोग अपने फ्लैट में जाकर चुपचाप सो गए। बाद में जब हमने वहाँ के लोगों से इस घटना के बारे में बताया तब उन्होंने हमसे कहा कि आर्य कॉलोनी ब्रिटिश शासनकाल में एक कब्रिस्तान था जहाँ पर बहुत से लोगों को दफनाया गया था। उन्होंने हमें ये भी बताया कि आर्य कॉलोनी में रात के समय कई लोगों के साथ इस तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। फिर इस घटना के कुछ हफ्तों बाद ही हमने अपना फ्लैट भी बदल दिया। दोस्तों, ये थी पहली हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ दूसरी बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। अब जो दूसरी हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कविता नायर जी ने बताई है। ये घटना आज से 7 साल पहले रांची में घटी थी। तो अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम कविता नायर है। मैं रांची शहर की रहने वाली हूं और आज मैं आपको बताने जा रही हूं मेरे साथ घटी एक बहुत ही भयानक घटना। ये घटना मेरे साथ आज से 7 साल पहले घटी थी। दरअसल उस समय मैंने 10वीं क्लास के एग्ज़ाम्स दिए थे और एग्ज़ाम्स के बाद मैं छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर चली गई थी। मेरे नाना नानी के घर के पास में ही एक बड़ा सा मैदान है और उस मैदान में ही एक पानी का नल भी लगा हुआ है। तो मैं रोज़ सुबह अपने मामा जी के साथ उसी मैदान में टहलने जाती थी।
ऐसे ही एक दिन मैं और मेरे मामा जी उस मैदान में टहल रहे थे। फिर टहलते टहलते ही मामा जी को प्यास लगी तो वो मेरे साथ नल पे पानी पीने चले गए। मामा जी नल से पानी पी रहे थे और मैं उनके पास में ही खड़ी थी। फिर तभी वहाँ से थोड़ी दूर पर लगे एक पेड़ के नीचे मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उस बूढ़ी औरत ने नीली साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत गुस्से में हाथ से इशारा करके हमें वहाँ से जाने को कह रही थी। फिर मैंने तुरंत मामा जी से कहा कि मामा जी वो देखिए, वो औरत हमें यहाँ से जाने को कह रही है। फिर मामा जी ने भी उस औरत को देखा और फिर पता नहीं मामा जी के दिमाग में क्या आया, वो एक झटके से मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगे। ये सब देख के मैं बहुत हैरान रह गई। तभी मैंने मामा जी से पूछा कि क्या हुआ मामा जी, हम लोग उस औरत से भाग क्यों रहे हैं। मेरी बात पर मामा जी ने कहा कि उस औरत के पैर देखो, वो कोई इंसान नहीं है। फिर जब मैंने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर डर से मैं कांप गई। दरअसल मैंने देखा कि अब वो बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथों से बहुत तेजी से पेड़ पर चढ़ रही थी और इतना ही नहीं बल्कि उस औरत के पैर बिल्कुल पीछे की तरफ घूमे हुए थे। ये देखते ही मैं समझ गई कि वो औरत कोई इंसान नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। फिर मेरे देखते ही देखते वो औरत उस पेड़ के ऊपर चढ़ के गायब हो गई। इसके बाद घर जाकर मैंने यह घटना अपने नाना नानी को बताई तो नाना नानी ने हमें आगे से उस मैदान के पास जाने से मना कर दिया। अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए लाया हूँ समंदर की कुछ बहुत ही अजीब और भयानक कहानियाँ। तो पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आयरविन नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। तो अब आगे की स्टोरी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊँगा। मेरा नाम आयरविन है, मैं अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में रहता हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही अजीब घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे और मेरे 3 दोस्तों के साथ साल 2016 में हुई थी। दरअसल अमेरिका का मैरीलैंड राज्य अटलांटिक महासागर के पास में है और समुंदर से बहुत लगाव होने की वजह से मैंने एक बड़ी सी बोट भी खरीद रखी है। मेरी बोट में किचन है, खाना खाने के लिए एक डाइनिंग रूम है और सोने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। मैं अक्सर छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ बोट से समंदर में घूमता और पार्टी करता हूँ। तो इसी तरह एक बार साल 2016 में मुझे और मेरे दोस्तों को काम से 2 दिन की छुट्टी मिली थी। तो हम सब ने प्लान बनाया कि हम लोग पूरा एक दिन और पूरी एक रात समंदर के बीचों बीच बोट में ही बिताएंगे। हम 4 दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। फिर हम लोगों ने एक दिन का खाने पीने का सामान और साथ में ढेर सारी बियर बोट में रख ली। इसके बाद हम चारों दोस्त छुट्टी वाले दिन सुबह 10 बजे ही बोट में बैठकर समंदर में निकल गए। हम लोग समंदर में बहुत आगे तक गए। फिर हमने बियर पी और खूब मज़े किए। फिर पार्टी करते करते कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला। तभी रात के समय मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो समंदर में और आगे चलते हैं। मैंने कहा कि समंदर में ज़्यादा आगे जाने से क्या फ़ायदा, आखिर हमें घर भी तो लौटना है। मेरे इतना कहने पर भी मेरे दोस्त मानने को तैयार नहीं थे। फिर अपने दोस्तों की बात मानते हुए मैं अपनी बोट लेकर समंदर में और आगे जाने लगा। अब हम लोग किनारे से बहुत दूर समंदर के बीचों बीच आ गए थे। हमें अपने चारों तरफ बस समंदर का पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग बड़े से पानी के रेगिस्तान में आ गए हों। चांद की रोशनी में दूर तक फैला समंदर का पानी देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर, जब मैं बोट लेकर समंदर में आगे की तरफ जा रहा था तभी मुझे समंदर की सतह पर एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखाई दी। दरअसल मैंने देखा कि हमारी बोट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर समुंदर के पानी के ऊपर बहुत ही घनी धुंध छाई हुई थी। उस धुंध को देखते ही मैंने अपनी बोट रोक दी। उस समय मैं बस यही सोच रहा था कि इतने साफ मौसम में भी यह धुंध या कोहरा यहाँ कहाँ से आ गया। फिर 5 मिनट तक हम लोग उस धुंध को देखते रहे। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना हम लोग इस धुंध के अंदर चलें, ये काफ़ी एडवेंचरस एक्सपीरियंस होगा। अपने दोस्त की बात पर मैंने कहा कि यार ये धुंध मुझे कुछ अजीब लग रही है। इस बात पर मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि अजीब से तुम्हारा क्या मतलब है, धुंध तो धुंध होती है, चलो इसके अंदर चलते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो वापस घर लौट लिया जाएगा। मेरी बोट में जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए रास्ता भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। यही सोचते हुए मैं अपनी बोट लेकर उस धुंध के अंदर चला गया। चांदनी रात में चमकता हुआ समुंदर का पानी और उस पर भी मंडराती हुई ये गहरी धुंध, वो नज़ारा सच में बहुत डरावना था। लेकिन नशे में होने की वजह से हमें उस समय बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं बोट को बहुत ही धीमी रफ्तार से चलाते हुए धुंध के अंदर जाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद ही हमारी बोट के चारों तरफ सफ़ेद धुंध ही धुंध छा गई। फिर उस धुंध के अंदर जाते ही अचानक से हमारी बोट बंद पड़ गई। बोट के बंद होते ही हमारी बोट की सारी लाइटें भी बंद हो गईं। अब हम अपनी बोट के साथ
समुंदर के बीचों बीच घनी धुंध में फंसे हुए थे। मैं बार बार बोट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी, लेकिन फिर भी मैं बोट को स्टार्ट करने की कोशिश किए जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ही हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसे हम मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। दरअसल जब मैं बोट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे अपनी बोट के आसपास से बहुत सारे लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। उन आवाज़ों को सुनकर हम सभी लोग बहुत डर गए थे। इसके बाद हमारी बोट पर भी कई लोगों के चलने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग हमारी बोट पर चहलकदमी कर रहे हों। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। डर के मारे मेरे दोस्त भी मुझ पर चिल्ला रहे थे कि जल्दी से बोट को स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। मैं भी उनसे कह रहा था कि बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। फिर तभी मेरा एक दोस्त मेरे पास आकर ज़ोर ज़ोर से बाइबल की कुछ लाइनें बोलने लगा। इसके बाद ही बोट भी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बहुत स्पीड से बोट को घुमाया और उस मनहूस धुंध के बाहर आ गया। इसके बाद हम लोग बोट लेकर सीधा घर की तरफ चले गए। इस घटना ने हम चारों दोस्तों को हिला के रख दिया था। आज भी मुझे वो मनहूस रात किसी बुरे सपने जैसी लगती है। दोस्तों, ये थी पहली स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ समंदर में घटी एक और रियल स्टोरी। दूसरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंडोनेशिया के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। ये घटना उस शख्स के पिताजी के साथ हुई थी, तो आगे की घटना मैं आपको उस शख्स के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम बान्यू है, मैं इंडोनेशिया का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे पापा के साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमय घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे पापा के साथ साल 1986 में हिंद महासागर में हुई थी। दरअसल इंडोनेशिया छोटे छोटे द्वीपों से बना एक देश है और इस देश के लोगों की बड़ी आबादी समुंदर से पकड़े जाने वाली मछलियों पर ही निर्भर है। मेरे पापा भी पहले समंदर से मछली पकड़ने का ही काम करते थे। पापा कई दिनों तक समुंदर में रहकर मछलियाँ पकड़ते थे और नाव भर जाने पर वो मछलियाँ लेकर किनारे पर आ जाते थे। तो एक बार साल 1986 को मेरे पापा मछली पकड़ने के लिए एक बड़ी नाव लेकर हिंद महासागर में गए थे। मेरे पापा के साथ उस नाव में 5 लोग और भी थे। मेरे पापा और उनके साथियों को कई दिन समुंदर में ही मछलियाँ पकड़ते हुए बिताने थे। तो पापा को हिंद महासागर में मछली पकड़ते हुए 3 दिन बीत चुके थे। फिर चौथे दिन रात को जब नाव में सभी लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी पापा का एक साथी बहुत हैरानी से मेरे पापा के पास आकर बोला कि एक बड़ा सा पानी का जहाज सीधा हमारी तरफ चला आ रहा है। इस पर पापा ने कहा कि तो इसमें हैरान होने की क्या बात है, नाव को थोड़ा किनारे कर लो, वो जहाज़ चला जाएगा। पापा की बात पर उनके साथी ने कहा कि आपको वो जहाज़ देखना चाहिए क्योंकि वो जहाज़ मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। उस आदमी की इस बात पर पापा और उनके बाकी साथी नाव में बने कैबिन के बाहर आ गए। फिर बाहर आकर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पानी का जहाज़ उनकी तरफ चला आ रहा है। उस जहाज़ को देखकर पापा और उनके सभी साथी बहुत हैरान थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जहाज़ देखने से ही बहुत पुराना लग रहा था। उस जहाज़ की सारी लाइटें बंद थीं और एक भी इंसान उस जहाज़ पर दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आसमान में चांद ना निकला होता तो शायद वो जहाज़ पापा के साथी को दिखाई भी नहीं देता, जिससे पापा की नाव का उस जहाज़ से एक्सीडेंट भी हो सकता था। ये सब देखते ही पापा ने अपने एक साथी को नाव की दिशा बदलने को कहा और पापा खुद उस बड़े से जहाज़ की तरफ चिल्लाते हुए आवाज़ लगाने लगे, लेकिन उस जहाज़ से किसी ने भी पापा की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब वो पानी का जहाज़ पापा की नाव के पास से निकला तो पापा और उनके साथियों ने देखा कि उस जहाज़ के बिल्कुल किनारे पर एक आदमी खड़ा है, जो वहाँ पर खड़ा होकर सीधा मेरे पापा की तरफ देख रहा था। उस आदमी को देखते ही पापा ने चिल्लाते हुए कहा, हे, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? लेकिन पापा की इस बात का उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद पापा और उनके साथियों की आंखों के सामने ही जहाज़ पर खड़ा वो आदमी अचानक से गायब हो गया। ये देखकर मेरे पापा और उनके साथी बिल्कुल दहल गए। मेरे पापा समझ गए थे कि जिस जहाज़ से उनका सामना हुआ है वो कोई नॉर्मल जहाज़ नहीं है, बल्कि एक भूतिया जहाज़ है। इस घटना के बाद भी मेरे पापा ने कई दिन समुंदर में ही रुककर मछली पकड़ी और फिर जब वो किनारे पर आए तब उन्होंने उस जहाज़ के बारे में बाकी लोगों को भी बताया। हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रेन में घटी 2 बिल्कुल सच्ची भूतिया घटनाएं। ये दोनों ही घटनाएं बिल्कुल सच्ची हैं और ये दोनों ही घटनाएं मैंने कोरा से ली हैं।
आज जो पहली स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सौरव दत्ता जी ने बताई है। तो आगे की स्टोरी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम सौरव दत्ता है और आज मैं आपको अपने साथ हुआ एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। दरअसल साल 2015 तक मेरे साथ कई पैरानॉर्मल घटनाएं हुई थी। इसके बाद ही मैंने रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से मेरे साथ पैरानॉर्मल घटनाएं होना बंद हो गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना। ये घटना मेरे साथ साल 2012 में ट्रेन में सफ़र के दौरान हुई थी। दरअसल साल 2012 में एक बार मैं अपने मम्मी पापा के साथ कोलकाता से न्यू दिल्ली जा रहा था। हमने राजधानी एक्सप्रेस में सेकंड क्लास एसी का टिकट लिया था। हम सभी रात के 8 बजे ट्रेन पर बैठ गए। फिर रात के 10 बजे कोच अटेंडेंट ने हमें खाना ला कर दिया। कोच अटेंडेंट उन्हें कहते हैं जो ट्रेन के एयर कंडीशन डिब्बों में खाना और नाश्ता वगैरह लाकर देते हैं। तो रात का खाना खाने के बाद हम सभी अपनी अपनी बर्थ पर सो गए। फिर कुछ देर बाद अचानक से ट्रेन की स्पीड कम होने लगी, जिस वजह से मेरी नींद खुल गई। नींद से जागने के बाद मैंने देखा कि ट्रेन गया स्टेशन पर आकर रुक गई थी। फिर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस समय रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि दोबारा सोने से पहले मैं टॉयलेट कर लूँ। यही सोचकर मैं टॉयलेट करने चला गया। जब मैं टॉयलेट करने के लिए उठा तब मैंने गौर किया कि सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए थे। फिर जब मैं टॉयलेट की तरफ जाने लगा तभी मैंने देखा कि हमारे ट्रेन के डिब्बे का प्लेटफॉर्म की दूसरी साइड वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। यह दरवाज़ा उस तरफ खुला था जिस तरफ ट्रेन की पटरियाँ बिछी होती हैं। मैंने देखा कि कोच अटेंडेंट भी लाल कंबल ओढ़कर सो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनकी नींद नहीं ख़राब करूँगा और जैसे ही ट्रेन चलने लगेगी मैं खुद कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद कर दूँगा। यही सोचकर मैं कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ही ट्रेन भी चलने लगी। ट्रेन के चलना शुरू होते ही मैं भी दरवाज़ा बंद करने लगा, लेकिन मैं दरवाज़ा बंद करता उससे पहले ही मैंने देखा कि एक 5-6 साल का बच्चा हमारी ट्रेन की बगल वाली पटरियों पर ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा है। ये देखते ही मैंने उस बच्चे को आवाज़ लगाई। मैंने कहा, हे बच्चे, पटरियों से दूर हट जा वरना तेरे ऊपर ट्रेन चढ़ जाएगी। उस बच्चे ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर दरवाजे पर लटकते हुए उस बच्चे पर चिल्लाया, दूर हो जा पटरियों से वरना मारा जाएगा। उस बच्चे ने फिर से मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही ट्रेन भी काफ़ी स्पीड से भागने लगी, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो बच्चा अभी भी ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा था। वो बच्चा बहुत स्पीड से दौड़ रहा था। इस तरह से कोई भी इंसान कभी भी दौड़ ही नहीं सकता। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया था, लेकिन मैं अभी भी ट्रेन का दरवाज़ा खोलकर उस बच्चे को ही देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ही हमारी ट्रेन बिल्कुल अंधेरी जगह से गुजरने लगी। तभी मुझे वो बच्चा भी दिखना बंद हो गया। इसके बाद अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। मैं चलती ट्रेन से बाहर गिरने ही वाला था कि तभी किसी अनजान शक्ति ने मुझे ट्रेन के बाहर से धक्का देकर चलती ट्रेन से गिरने से बचा लिया। फिर मैंने तुरंत ही अपने पीछे पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। इसके बाद मैंने जल्दी से ट्रेन का दरवाज़ा बंद किया और अपनी बर्थ की तरफ जाने लगा। पर तभी मैंने देखा कि जो कोच अटेंडेंट लाल कंबल ओढ़कर सो रहा था अब वो अपनी जगह से गायब था। ये देखकर मैं बहुत डर गया। फिर मैं अपनी बर्थ पर जाकर लेट गया। उस रात बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई थी। फिर अगली सुबह जब मैंने ये बात उस कंपार्टमेंट के कोच अटेंडेंट को बताई तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। उसने कहा कि वो तो बगल वाले कोच में सो रहा था और वो भी काला कंबल ओढ़कर, ना कि लाल। फिर उसने मुझसे कहा कि शायद तुम्हारा सामना पुराने कोच अटेंडेंट से हुआ था जो कि पहले यहीं पर ड्यूटी देता था। उस कोच अटेंडेंट की 3 महीने पहले ही ड्यूटी करते हुए ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ये सब सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था। मैं सोच रहा था कि अगर मुझे पीछे से धक्का उस कोच अटेंडेंट की आत्मा ने दिया था तो मुझे बचाया किसने था? उस बच्चे की आत्मा ने। इस भयानक घटना के 15 दिन बाद तक मैं रात को सही से सो नहीं पाया, क्योंकि हर रात को मुझे लाल कंबल ओढ़े एक आदमी दिखाई देता था जो मुझे मारने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे बाद में सब ठीक हो गया। दोस्तों, ये थी पहली घटना और अब मैं आपको बताता हूँ एक और बिल्कुल सच्ची डरावनी घटना जो कि ट्रेन में ही घटी थी। ये घटना प्रखर कुमार जी ने बताई है, तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम प्रखर है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे चाचा जी के साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना साल 2000 में मेरे चाचा जी के साथ ट्रेन में हुई थी। उस समय वो शिमला से हैदराबाद आ रहे थे।
दरअसल उस समय मेरे चाचा जी शिमला के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो ये बात है साल 2000 की। उस समय मेरे चाचा जी अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर हमारे घर हैदराबाद आ रहे थे। तो शाम को जब चाचा जी ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी उनके साथ एक और शख्स आकर ऑटो में बैठ गया। फिर रास्ते में उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई तो पता चला कि वो शख्स एक टीटीई है और वो भी उसी रेलवे स्टेशन जा रहा है। फिर रेलवे स्टेशन पहुंचकर शाम के 7 बजे चाचा जी ट्रेन पर बैठ गए। चाचा जी ने स्लीपर क्लास की सीट ली थी। फिर कुछ देर बाद टीटीई आया और उसने मेरे चाचा जी का टिकट चेक किया। चाचा जी टीटीई को अपना टिकट दिखाने लगे, पर तभी उन्होंने देखा कि वो टीटीई वही शख्स था जो ऑटो में उनके साथ बैठकर रेलवे स्टेशन तक आया था। ट्रेन में उस समय बहुत कम लोग बैठे थे, इसलिए सभी यात्रियों के टिकट चेक करने के बाद वो टीटीई मेरे चाचा जी के साथ बैठकर बातें करने लगा। फिर रात के 10 बजे दोनों ने साथ में खाना खाया। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर आपस में बातचीत की, फिर दोनों सो गए। फिर रात के लगभग 2:30 से 3 बजे ट्रेन एक छोटे से पुल पर आकर रुक गई। वो पुल एक छोटी सी नदी पर बना था और उस पुल के चारों तरफ बस खेत ही खेत थे। फिर ट्रेन के रुकने से चाचा जी और वो टीटीई दोनों की नींद खुल गई। इसके बाद चाचा जी जैसे ही दोबारा सोने लगे, ठीक वैसे ही उनकी तरफ वाली खिड़की के कांच पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्लीपर क्लास के डिब्बों की खिड़कियां शीशे की होती हैं, जिनको ट्रेन में बैठा यात्री अंदर से खोल भी सकता है। तो खटखटाने की आवाज़ सुनकर मेरे चाचा जी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक औरत काला शॉल ओढ़कर उनकी खिड़की के बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो औरत चाचा जी से भीख मांग रही थी। पास में ही खड़ा टीटी ये सारा घटनाक्रम बड़े गौर से देख रहा था। इसके बाद चाचा जी ने उस औरत को आगे जाने का इशारा किया और वो फिर से सोने लगे, लेकिन तभी वो औरत फिर से खिड़की का शीशा खटखटाने लगी। तब चाचा जी ने सोचा कि वो उस औरत को कुछ पैसा दे दें ताकि वो औरत यहाँ से चली जाए, जिससे चाचा जी आराम से सो सकें। यही सोचकर चाचा जी ने अपनी जेब से 10 का एक नोट निकाला और जैसे ही वो खिड़की खोलकर 10 का वो नोट उस औरत को देने वाले थे, ठीक उसी समय पास में ही खड़े टीटी ने चाचा जी को खिड़की खोलने से रोक दिया। टीटी की इस हरकत पर चाचा जी ने कहा कि अरे टीटी साहब, क्या हुआ? मैं तो बस ये 10 रुपये उस औरत को देने जा रहा था। चाचा जी की इस बात पर टीटी ने कहा, अरे भाई साहब, ज़रा सोचिए, ये ट्रेन एक छोटे से पुल पर खड़ी है। इस ट्रेन के अगल बगल किसी भी इंसान के खड़े होने लायक बिल्कुल भी जगह नहीं है। फिर ये औरत ट्रेन के बगल में खड़ी होकर आपसे पैसे किस तरह मांग सकती है? टीटी की बात सुनकर डर के मारे मेरे चाचा जी की नींद ही गायब हो गई। फिर चाचा जी एक झटके से उछलकर अपनी सीट से पीछे आ गए। तभी मेरे चाचा जी और टीटी ने देखा कि ट्रेन के बाहर खड़ी वो औरत गुस्से में किसी जानवर की तरह गुर्रा रही थी। फिर उन दोनों के देखते ही देखते वो औरत हवा में उड़ते हुए ट्रेन से थोड़ा दूर जाकर गायब हो गई। ये सब देखकर चाचा जी और वो टीटी दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर थोड़ी देर बाद ही ट्रेन भी वहाँ से चल दी। ये घटना मुझे मेरे चाचा जी ने ही बताई थी। वैसे तो मेरे चाचा जी भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, पर उस घटना के बाद से वो भी पैरानॉर्मल चीज़ों को मानने लगे हैं। ये स्टोरी जो मैं आप लोगों को अभी सुनाने जा रहा हूँ वो राहुल दीक्षित जी ने बताई है। तो आगे की घटना उन्हीं के नज़रिए से। मेरा नाम राहुल दीक्षित है और आज मैं आप सबको मेरे पापा के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। मेरे पापा एक रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर हैं और ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब एक बार उनकी पोस्टिंग हमारे शहर हमीरपुर से मानिकपुर में हुई थी। ये घटना साल 1983 के सर्दियों के समय की है और ख़ुद मेरे पापा ने मुझे ये घटना बताई थी। तो हुआ ये था कि एक बार साल 1983 की सर्दियों में मेरे पापा की पोस्टिंग हमीरपुर से मानिकपुर में हुई थी। पापा ट्रेन से मानिकपुर के लिए गए थे और रात के 2:30 बजे वो मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। पापा को लेने के लिए एक आदमी स्टेशन पर आने वाला था, तो पापा उस आदमी का स्टेशन पर ही वेट करने लगे। बाकी पैसेंजर जो पापा के साथ मानिकपुर स्टेशन पर उतरे थे वो सब वहाँ से जा चुके थे। अब सिर्फ पापा ही अकेले उस स्टेशन पर रुके हुए थे। पापा अकेले स्टेशन पर बोर हो रहे थे तो वो स्टेशन के पास ही टहलने लगे। टहलते हुए ही उन्होंने देखा कि स्टेशन से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे 4 आदमी आग जलाकर बैठे हुए थे। उस समय ठंड बहुत हो रही थी, तो पापा ने सोचा कि वो भी जाकर उन लोगों के साथ थोड़ा आग ताप लेते हैं। यही सोचकर मेरे पापा उन लोगों की तरफ जाने लगे।
पापा जब उन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनके देखते ही देखते पेड़ के नीचे बैठे वो सभी लोग एकदम से बहुत लंबे होने लगे थे। उन्होंने ये भी देखा कि उन सबके चेहरे धुंधले धुंधले से हैं, मतलब जैसे कोई फ़ोटो ब्लर हो जाती है, बिल्कुल वैसे। पापा को ये सब बातें अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद थकान और नींद की वजह से उन्हें ये सब दिखाई दे रहा है। यही सोचकर पापा उन लोगों की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन पापा ने देखा कि उन लोगों की हाइट अभी भी बढ़ती ही जा रही है। फिर अचानक से पापा की नज़र उन लोगों के पैरों पर पड़ी, तो पापा ने देखा कि उन सभी लोगों के पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे। ये देखकर पापा बहुत डर गए। फिर वो तेज़ी से भागकर सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद पापा को लेने के लिए एक शख्स वहां आ गया। पापा ने उन्हें लेने आए उस शख्स को भी उस घटना के बारे में बताया, तो वो मेरे पापा को लेकर उसी पेड़ के पास गया जहाँ पर पापा ने उन उल्टे पैर वाले लोगों को देखा था। लेकिन हैरानी की बात थी कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि वहाँ पर किसी आग का भी कोई नामो निशान नहीं था। ये सब देखकर मेरे पापा बिल्कुल हैरान रह गए। फिर उन्होंने अपने साथ वाले शख्स से कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, यहीं पर वो लोग आग जलाकर बैठे थे। पापा की इस बात पर उनको लेने आए शख्स ने कहा कि बाबूजी, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ऐसी घटनाएं यहाँ पर पहले भी हो चुकी हैं। दरअसल यहाँ पास में ही एक शमशान घाट है जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है, और हो सकता है कि जिन्हें आपने देखा वो सब उस शमशान घाट में जलाए गए मुर्दों की आत्माएं हों। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भूत आग के पास कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि भूत प्रेत तो आग से डरते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूत प्रेत इंसानों को भ्रम में डालने में माहिर होते हैं। मतलब कि आत्माएं हमें वो चीज़ें भी दिखा सकती हैं जो कि असल में होती ही नहीं हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि जिस आग के पास वो भूत बैठे थे वो बस एक छलावा था। हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी 2 बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़। इन स्टोरीज़ को भेजने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स ने इन स्टोरीज़ को रियल बताया है। बाकी ये आपके ऊपर है, आप इन स्टोरीज़ को रियल मानते हैं या नहीं। तो पहली हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे एक पूर्व BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर्ड सोल्जर ने भेजी है। उन्होंने अपने बारे में कोई भी जानकारी देने से मना किया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये केस बहुत ही सेंसिटिव है और इसीलिए वो पब्लिकली अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। अब यहाँ से आगे की स्टोरी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता क्योंकि इससे मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इस घटना की जानकारी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही गुप्त रखी है। तो बात यह है कि मैं BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक रिटायर्ड जवान हूँ, और आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुई एक बहुत ही अजीब और बिल्कुल असली घटना बताने जा रहा हूँ। दरअसल ये बात आज से 8 साल पहले की है। तब एक बार मेरी पोस्टिंग कारगिल में हुई थी। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से ही वहाँ पर मौजूद सभी सैनिकों को बहुत ही मुस्तैद रहना पड़ता था। तो पोस्टिंग के 1-2 दिन के अंदर ही मैंने सभी से जान पहचान बना ली थी। कई जवान तो मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। फिर पोस्टिंग के कुछ दिन बाद एक बार जब मेरी बारी थी तब मैं अपने साथियों के साथ उस इलाके का राउंड लगाने के लिए यानी कि निगरानी करने के लिए गया था। हम सभी अपनी अपनी बंदूकें लेकर अपने कैंप से दूर पहाड़ों के बीच में घूम रहे थे। तभी हमें एक पहाड़ के ठीक नीचे एक गुफा दिखाई दी। हम सभी लोगों की उस इलाके में नई नई पोस्टिंग हुई थी, इसलिए हम लोगों को उस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उस गुफा के अंदर भी बहुत अंधेरा था और शाम भी होने वाली थी, इसलिए मैंने अपने साथियों से कहा कि चलो वापस कैंप चलते हैं, कल सुबह यहाँ पर हम अपनी टीम लेकर आएंगे, तब इस गुफा की छानबीन करी जाएगी। मेरी बात पर मेरे एक साथी जवान ने कहा कि हमें इस गुफा के अंदर जाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्या पता इस गुफा का दूसरा छोर दुश्मन देश की तरफ खुलता हो जिससे वो यहाँ पर घुसपैठ करते हों। मेरे उस साथी की बात सुनकर मेरे बाकी साथी भी उस गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद ना चाहते हुए भी मैं अपने साथियों के साथ गुफा के अंदर चला गया। वो गुफा अंदर से काफ़ी बड़ी थी और वहाँ पर अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। हमारी फ्लैश लाइट की रोशनी जहाँ तक जा रही थी हमें बस वहीं तक का दिखाई दे रहा था। हम सभी बहुत ही दबे पांव चलते हुए गुफा के अंदर जा रहे थे। फिर थोड़ा अंदर जाते ही हमें हड्डियाँ चटकने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा शिकारी जानवर बहुत ही बेरहमी से अपने शिकार को चीर फाड़ के खा रहा हो।
हम सबको लगा कि शायद गुफा के अंदर कोई जंगली जानवर है जो अपने शिकार को मार के खा रहा है। यही सोचकर हम सब अपनी बंदूकें बिल्कुल तैयार करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें वो आवाज़ें और तेज से सुनाई देने लगीं। फिर मेरे एक साथी ने अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी उस तरफ घुमाई जिस तरफ से वो आवाज़ें आ रही थीं। इसके बाद फ्लैशलाइट की रोशनी में हम सभी ने कुछ ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर हम सभी लोग डर के मारे वहीं जम गए। दरअसल हमने देखा कि एक इंसान जैसा दिखने वाला जीव किसी जानवर को मार के खा रहा था। उस जीव का चेहरा किसी भयानक राक्षस जैसा था। उसकी 2 सींगें थीं जो कि पीछे की तरफ मुड़ी हुई थीं। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसके दांत बहुत नुकीले और बड़े थे। उसके पंजे भी इंसानों जैसे 5 उंगलियों वाले थे, पर उसके पंजे बहुत बड़े और नुकीले नाखूनों वाले थे। हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर पहाड़ों पर इतनी ठंड में ये जीव कहाँ से आ गया। हम सभी ने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। खैर वो जो कुछ भी था, हमने उसे खाते समय डिस्टर्ब कर दिया था। फिर वो बहुत जोर से गुर्राते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैं तो डर के मारे वहीं पर जम गया था, पर मेरे एक साथी जवान ने आगे बढ़ते हुए उस शैतान पर गोलियां चला दी। इसके बाद वो शैतान उस गुफा के और भी ज़्यादा अंदर भाग गया। पता नहीं उसको गोलियां लगी थी या नहीं। जो भी हो, फिर हम सब भी वहाँ से तुरंत बाहर आ गए। हमने कैंप जाकर अपने सीनियर्स को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। फिर हमारे सीनियर्स ने हमें इस घटना के बारे में किसी से कुछ न कहने को कहा। इस घटना के अगले ही दिन वहाँ पर स्पेशल फोर्स की एक टुकड़ी आई और स्पेशल फोर्स के कमांडो उस गुफा में भी गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता। हमारे सीनियर्स ने मुझे और मेरे साथियों को इस घटना के बारे में कभी भी किसी को भी कोई भी बात बताने से बिल्कुल मना कर दिया था। पता नहीं ऐसा क्यों। तो ये थी पहली हॉरर स्टोरी, और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे सब्सक्राइबर की भेजी एक और रियल हॉरर स्टोरी। दूसरी हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे नेपाल से जीवन जी ने भेजी है। तो ये स्टोरी भी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम जीवन है। मैं 25 साल का हूँ और मैं नेपाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं आज आपको अपने साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ 5 महीने पहले हुई थी। दरअसल आज से 5 महीने पहले मैं अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था। मेरे दोस्त का घर मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं पैदल ही अपने दोस्त के घर गया था। मैं शाम को अपने दोस्त के पास गया था और वहाँ पहुँचकर उससे बात करते करते कब रात के 9 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार अब मैं घर जाता हूँ, रात बहुत हो गई है। इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह घर चले जाना। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि घर पे मम्मी और बहन अकेली हैं। यहाँ मैं आप सबको एक बात बता देना चाहूँगा कि मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरी बहन और मैं, हम सिर्फ 3 लोग ही हैं और इसीलिए मुझे घर जाना ही था। फिर इतना बोलकर मैं अपने घर के लिए निकल गया। गांव में लोग बहुत जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, इसलिए रात होते ही सभी लोग खा पीकर सो चुके थे। मैं बिल्कुल सुनसान सड़क पर एकदम अकेला घर की तरफ पैदल ही चला जा रहा था। फिर चलते चलते जब मुझे लगभग 15 मिनट बीत गए तभी मुझे घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मेरे पीछे से आई थी, इसलिए मैंने भी अपने पीछे पलटकर देखा, लेकिन मेरे पीछे सड़क बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वैसे भी हमारे इलाके में घोड़े नहीं हैं, इसलिए मुझे वो आवाज़ सुनकर बहुत हैरानी हुई। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। फिर दोबारा से मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, पर जब मैं वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि सड़क के किनारे कोई बैठा है। मुझे लगा कि शायद कोई टॉयलेट करने के लिए बैठा होगा, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी घर नहीं था। तो वो शख्स वहाँ पर कहाँ से आ गया, ये सोचकर मैं थोड़ा डर गया, लेकिन तब भी मैं हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। लेकिन तभी मैंने गौर किया कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सड़क किनारे बैठा वो शख्स भी बड़ा होता जा रहा था। उस समय मैं बहुत डर गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहाँ पर आसपास कोई घर भी नहीं था कि मैं मदद के लिए आवाज़ देता, इसीलिए मैं हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही मैं उस शख्स के नज़दीक से गुजरा वैसे ही वो शख्स खड़ा हो गया। अब उस शख्स की लंबाई 14-15 फुट हो गई थी। ये देखकर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। फिर मैं डर के मारे चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। मुझे हनुमान चालीसा आती है, इसलिए मैं हनुमान चालीसा का जाप करते हुए तेज़ी से भागने लगा। मैं भागते हुए पीछे भी देख रहा था और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि वो शख्स अभी भी मेरे पीछे आ रहा है। पर वो लंबा सा शख्स मेरे पीछे चलते हुए नहीं आ रहा था, बल्कि वो हवा में तैरता हुआ मेरे पीछे आ रहा था।
ये सब देखकर मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैंने अपने घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। फिर जैसे ही मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला, मैंने उन्हें भी उस लंबे आदमी के बारे में बताया। मैंने उनसे कहा कि मम्मी देखो, वो लंबा सा आदमी मेरा पीछा कर रहा है। मेरी मम्मी ने मेरे पीछे देखा और कहा कि कौन आदमी, तेरे पीछे तो कोई नहीं है। फिर जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि अब वो भयानक आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। इसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने मुझसे कहा कि कितनी बार तुझसे कहा है कि रात को अकेले कहीं मत जाया कर, पर तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। फिर इसके अगले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया। अगले दिन मेरी मम्मी भी मुझे एक बाबा के पास लेकर गई। उन बाबा ने मुझे पहनने के लिए एक ताबीज़ दिया, जिसके बाद मैं ठीक हो गया। आज भी वो रात याद करके मैं दहल जाता हूँ। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, लेकिन एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो सब मेरा वहम नहीं था, बल्कि वो सब बिल्कुल सच था। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी 3 बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरीज़। पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे झारखंड से रंजीत जी ने भेजी है। तो आगे की घटना मैं आपको अब रंजीत जी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम रंजीत है। मैं झारखंड के जमशेदपुर शहर के परसुडी इलाके का रहने वाला हूं और आज मैं आप सबको अपने साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूं। दरअसल ये बात है साल 2018 की। उस समय अचानक मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो हम लोग अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार करने के लिए उनकी डेड बॉडी शमशान घाट ले गए थे। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि परिवार के किसी भी शख्स की मौत के बाद उसकी अर्थी पर बिछा हुआ सफ़ेद कपड़ा परिवार के ही किसी सदस्य को 10 दिन तक पहनना पड़ता है और उन 10 दिनों के दौरान वो शख्स तेल और नमक नहीं खा सकता। मैं अपने घर का बड़ा हूँ तो वो कपड़ा मुझे ही पहनना था, लेकिन मम्मी के अंतिम संस्कार के बाद मेरे दोस्तों ने गलती से मेरी मम्मी की अर्थी की जगह किसी दूसरे की अर्थी का कपड़ा मुझे पहनने के लिए दे दिया। इसके बाद 10 दिन तक तो मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन 10 दिन बाद जब मेरी मम्मी का श्राद्ध हो गया तब उसी रात से मेरे साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। जैसे रात को सोते समय अचानक से मेरा पलंग अपने आप ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता था और जब मैं उठकर देखता था तो मुझे अपने कमरे में कोई भी नहीं दिखता था। फिर कुछ दिनों बाद मुझे अपने कमरे से पायल की आवाज़ भी आने लगी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई औरत पायल पहनकर मेरे कमरे में टहल रही हो, लेकिन जब भी मैं उठकर देखता था तो मुझे अपने कमरे में कोई भी नहीं दिखता था। फिर धीरे धीरे मेरे शरीर पर खरोंचों के निशान भी दिखने लगे। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर जब मैंने ये सब बातें अपने घर वालों को बताई तो मेरी सिस्टर मेरी बातों की सच्चाई परखने के लिए एक रात मेरे कमरे में ही सो गई। फिर उस रात 2 बजे मुझे अचानक से अपनी सिस्टर की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने उठकर देखा तो पाया कि मेरी सिस्टर अपने बेड से नीचे गिरी हुई है और वो रो रही है। मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, तुम नीचे कैसे गिर गई? तो उसने रोते हुए बताया कि किसी ने उसका पैर खींचकर उसे बेड से नीचे गिरा दिया। मेरी सिस्टर के इतना बोलते ही मेरा बेड भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। ये देखकर हम दोनों बहुत घबरा गए। मुझे हनुमान चालीसा आती है, इसलिए मैंने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। फिर तुरंत ही सब शांत हो गया। इसके बाद वो पूरी रात हमने डर के मारे जागते हुए काट दी। फिर अगली सुबह हम लोग एक पंडित जी के पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि तुमने अपनी मम्मी की जगह किसी दूसरी औरत की अर्थी का कपड़ा पहन लिया था, इसलिए वो औरत तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। इसके बाद उन पंडित जी ने मुझे एक ताबीज़ पहनने के लिए दिया और कुछ अभिमंत्रित सरसों भी दी अपने कमरे में डालने के लिए। फिर इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थी पहली स्टोरी और अब आते हैं दूसरी स्टोरी पर। दूसरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे गाज़ियाबाद से लोकेश जी ने भेजी है। तो अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम लोकेश है, मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। ये घटना मेरे साथ पिछले महीने तब घटी थी जब मैं कोचिंग से वापस अपने घर आ रहा था। दरअसल मेरा कोचिंग सेंटर मेरे घर से थोड़ा दूर है और मेरे कोचिंग सेंटर तक पहुँचने के लिए मुझे एक गाँव से होकर गुजरना पड़ता है। तो पिछले महीने 11 जनवरी को मेरे टीचर ने कोचिंग थोड़ा लेट शुरू की थी, इसलिए कोचिंग से घर वापस आते समय रात हो गई। रात के समय ठंड काफ़ी बढ़ गई थी और अंधेरा भी काफ़ी था। फिर कुछ देर बाद ही मैं उस गांव में पहुंच गया जो कि मेरे घर के रास्ते में पड़ता था। उस समय वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी, वहां चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा फैला हुआ था। ठंड की वजह से मैं भी गाड़ी काफ़ी धीरे चला रहा था। फिर जैसे ही मैं उस सड़क पर थोड़ा आगे बढ़ा
वैसे ही मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो? वो आवाज़ सुनते ही मैंने अपनी बाइक रोक दी और मैं इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ देखने के बाद भी मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि शायद मुझे वहम हुआ है। इसके बाद मैं जैसे ही दोबारा अपनी बाइक लेकर चला, वैसे ही मुझे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो? वो आवाज़ सुनते ही मैं चौंक गया। मुझे लगा शायद गांव का कोई आदमी मुझसे लिफ्ट मांगना चाहता है। यही सोचकर मैंने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे वहाँ अपने आसपास कोई भी नज़र नहीं आया। ये सब देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। इसके बाद मैंने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से चल दिया। पर जैसे ही मैं 50 मीटर आगे बढ़ा, वैसे मुझे अपनी बाइक के आगे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, जो कि अपनी गर्दन टेढ़ी करके सीधा मेरी तरफ ही देख रहा था। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया। दरअसल वो शख्स मेरे सामने इतनी अचानक से आ गया था कि मुझे ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला और मैं सीधा उस आदमी से जाके टकरा गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस आदमी से टकराने की बजाय मैं उसके आर पार हो गया। मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वो आदमी हाड़ मांस का नहीं बल्कि हवा का बना हो। उस शख्स के आर पार होने के बाद मैंने दोबारा से बाइक रोककर इधर उधर देखा, लेकिन मुझे फिर भी वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। इसके बाद मैं वहाँ से बहुत तेज़ी से बाइक लेकर भागा और सीधा अपने घर पर जाकर रुका। घर पर आते ही मुझे बहुत तेज़ चक्कर आने लगे और मेरा सर भी बहुत तेज़ दर्द होने लगा। फिर मैंने ये सारी बात अपनी मम्मी को बताई, तो उन्होंने मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। फिर जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, वैसे ही मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। फिर इस घटना के बाद जब मैंने उस गांव के लोगों से उस जगह के बारे में पूछा कि क्या यह जगह हॉन्टेड है, तो एक आदमी ने मुझे बताया कि यहाँ पर साल 2006 में एक लड़के का मर्डर हो गया था और तब से उस लड़के को कई बार यहाँ के लोगों ने इसी जगह पर भटकते हुए देखा है। तो अब आते हैं अपनी तीसरी स्टोरी पर। तीसरी हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे मथुरा से दीपक जी ने भेजी है। तो आगे की घटना उन्हीं के नज़रिए से। मेरा नाम दीपक दीक्षित है, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और आज मैं आप सबको बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे दादाजी के साथ हुई थी। दरअसल ये घटना साल 1960 की है। उस समय मेरे दादाजी की उम्र सिर्फ 17 साल थी। उन दिनों खेतों में गन्ने की फसल लग रही थी और एक बार रात के समय मेरे दादाजी और उनके बड़े भाई खेत में पानी लगाने गए थे। खेत में ही एक छोटा सा फार्म हाउस भी बना हुआ है। मेरे दादाजी और उनके भाई पानी लगाने के बाद वहीं रुकने वाले थे। तो दादाजी और उनके बड़े भाई खेत में पानी लगा ही रहे थे कि तभी रात के 10 बजे मेरे दादाजी और उनके भाई को 2 आदमी दिखाई दिए, जो कि हाथ में लालटेन लिए हुए कहीं जा रहे थे। दादाजी के भाई को लगा कि ये गांव के ही लोग हैं, इसलिए उन्होंने उन दोनों आदमियों को आवाज़ देते हुए कहा कि अरे भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। उन दोनों आदमियों ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, वो बस अपने रास्ते चलते रहे। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों आदमी हवा में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो दोनों आदमी पीपल के एक पेड़ के ऊपर जाकर गायब हो गए। उनके हाथों में जो लालटेन थी वो भी उनके साथ ही गायब हो गई। ये सब देखते ही मेरे दादाजी और उनके भाई बहुत घबरा गए। फिर मेरे दादाजी और उनके भाई ने एक एक बीड़ी जलाई और तेज़ी से चलते हुए वो दोनों घर की तरफ निकल गए। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात मेरे परदादा को बताई। तो मेरे परदादा ने उनसे कहा कि उस जगह पर बहुत सालों से भूत प्रेत लगते रहे हैं, इसलिए रात के समय हम भी वहाँ पर कभी नहीं रुकते। फिर मेरे परदादा ने डांटते हुए ही मेरे दादाजी और उनके भाई से कहा कि आज तो तुम लोग मुझे बिना बताए वहाँ चले गए, पर दोबारा कभी भी रात के समय वहाँ पर मत जाना। उस दिन के बाद से मेरे दादाजी कभी भी रात के समय उन खेतों में नहीं गए, पर मेरे दादाजी बताते थे कि दिन के समय भी उस जगह से हमेशा हींग या किसी तेज इत्र की महक आती ही रहती थी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 रियल हॉरर स्टोरीज़। पहली स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमान नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे भेजी है। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम अमान है, मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ और आज मैं आप सबको अपने चाचा के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। उस घटना के समय मैं भी अपने चाचा के साथ ही था। दरअसल एक बार मैं और मेरे चाचा रात के वक्त कार से एक शादी में जा रहे थे। मेरे परिवार के बाकी लोग पहले ही शादी में पहुँच चुके थे।
बस मैं और मेरे चाचा ही शादी में पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए थे। हम जिस सड़क से जा रहे थे उसके दोनों तरफ घना जंगल था, तो मैं और मेरे चाचा उस सड़क से गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक से कोई भारी चीज़ हमारी कार के अगले शीशे पर आकर गिरी, जिससे कार का शीशा चिटक गया। इसके तुरंत बाद ही चाचा ने कार रोक दी। फिर जब चाचा ने कार के बाहर निकल कर देखा तो मालूम पड़ा कि वो भारी चीज़ एक पेड़ की डाल है। उसे देखकर हमने सोचा कि शायद तेज़ हवा से वो पेड़ की डाल टूटकर कार के ऊपर गिर गई होगी। यही सोचकर हम फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। फिर आगे जाते हुए हमें 5 मिनट ही बीता था कि तभी हमें एक लड़की दिखाई दी, जो कि सड़क के किनारे खड़ी थी। उस लड़की को वहाँ अकेले खड़ा देखकर मेरे चाचा ने अपनी कार रोक दी। चाचा कार से उतरकर उस लड़की के पास गए और उन्होंने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। चाचा की बात का उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए चाचा ने दोबारा उस लड़की से कहा कि तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रही हो। इस बार भी उस लड़की ने चाचा की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो लड़की तो बस मेरे चाचा को एकटक घूरे जा रही थी। फिर कुछ सेकंड बाद अचानक से उस लड़की ने मेरे चाचा का एक हाथ पकड़ लिया और वो उस हाथ को अपने नाखूनों से नोचने लगी। वो लड़की चाचा के हाथ को अपने नाखूनों से नोचकर उनके हाथ से बहते हुए खून को चाट रही थी। वो लड़की किसी जंगली जानवर की तरह मेरे चाचा के हाथ को नोच रही थी और उस लड़की का चेहरा भी अब बदल कर किसी भयानक चुड़ैल जैसा हो गया था। मेरे चाचा दर्द से कराह रहे थे और मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन हमारी मदद करने के लिए वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। फिर तभी सामने की तरफ से आती हुई एक कार की हेडलाइट जब उस लड़की पर पड़ी, तब वो लड़की वहाँ से भागकर जंगल की तरफ चली गई। उस कार की वजह से मेरे चाचा की जान बच पाई, वरना शायद वो चुड़ैल मेरे चाचा की जान ही ले लेती। अब आते हैं दूसरी घटना पर। दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो अरिहंत जी के साथ घटी थी, तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम अरिहंत है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटी एक बहुत ही डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं पुणे के एक बॉयज़ हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। मैं आपको उस हॉस्टल का नाम नहीं बता सकता क्योंकि इससे मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। तो घटना कुछ इस तरह है कि जब मैं पहली बार उस हॉस्टल में गया था तो वहाँ रह रहे लड़कों ने मुझे बताया था कि यह हॉस्टल हॉन्टेड है। वो लोग मुझे रात को हॉस्टल में अकेले कहीं भी जाने से मना करते थे। मैं सोचता था कि शायद हॉस्टल में नया आया हुआ समझकर वो लड़के मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं उन लड़कों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। फिर हॉस्टल में रहते हुए मुझे कुछ दिन बीत गए, लेकिन मेरे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, इसलिए मुझे इस बात पर पूरा भरोसा हो गया कि उस हॉस्टल में कोई भूत वूत नहीं है, बस मुझे डराने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। फिर जब उस हॉस्टल में रहते हुए मुझे कुछ दिन बीत गए, तब एक बार रात के 2 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने महसूस किया कि मुझे बहुत तेज़ टॉयलेट लगी हुई है। मेरे हॉस्टल में टॉयलेट हमारे कमरों से थोड़ा दूर गैलरी में है। टॉयलेट के आसपास काफ़ी सन्नाटा और अंधेरा रहता है, इसलिए मुझे अकेले टॉयलेट जाने में डर लग रहा था। मैं अपने साथ सोए हुए किसी रूममेट को साथ में टॉयलेट जाने के लिए जगा भी नहीं सकता था, क्योंकि बाद में वो मेरा मजाक उड़ाते, इसलिए मैं चुपचाप टॉयलेट रोक कर लेटा रहा। थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही चुपचाप लेटा रहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई बल्कि मेरे टॉयलेट का प्रेशर बढ़ने लगा। अब मुझे बहुत ज़ोरों से टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। फिर थोड़ी देर बाद ही मेरा एक रूममेट भी उठ गया, वो भी टॉयलेट जा रहा था, इसलिए मैं भी उसके साथ ही टॉयलेट चला गया। फिर जब टॉयलेट करने के बाद हम दोनों वहाँ से वापस अपने रूम की तरफ आने लगे, तभी हमें अपने पीछे से किसी के कुछ गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी औरत की थी और वो मराठी भाषा में कुछ गुनगुना रही थी। वो औरत क्या गुनगुना रही थी ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वो आवाज़ सुनकर मैं और मेरे साथ वाला लड़का हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम दोनों ने एक झटके से पीछे पलट कर देखा तो हमने पाया कि गैलरी की सारी लाइटें अपने आप जल बुझ रही हैं। वहाँ खड़े रहकर हम दोनों कुछ सेकंड तक ये सब देखते रहे। फिर अचानक से हमें किसी औरत के बहुत तेज़ से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हंसने की आवाज़ सुनकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। फिर हम वहाँ से भागकर सीधा अपने कमरे की तरफ गए। इसके बाद हमने हॉस्टल के बाकी लड़कों को भी जगाया और उनको लेकर हम दोबारा टॉयलेट की तरफ गए, लेकिन अब वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अब ना तो वहाँ पर कोई लाइट जल बुझ रही थी और ना ही किसी के गुनगुनाने की कोई आवाज़ ही आ रही थी। हमने हॉस्टल के बाकी लड़कों को अपनी पूरी आप बीती घटना बता दी।
मुझे तो लग रहा था कि वो हमारी बात का विश्वास ही नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बात सुनने के बाद उन लड़कों ने बस इतना कहा कि अब अगर किसी लड़के को टॉयलेट जाना होगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, कम से कम 2 से 3 लड़के साथ में ज़रूर जाएंगे। इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से वापस अपने कमरों की तरफ लौट गए। इस घटना के बाद मैं ये समझ गया था कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें सच में होती हैं और जिस हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ वहाँ भी इन चीज़ों का साया है। फिर अगले 1 हफ्ते के अंदर ही मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया। तीसरी हॉरर स्टोरी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो रंजीत जी की सच्ची आप बीती घटना है। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम रंजीत है। मैं महाराष्ट्र के सांगली शहर का रहने वाला हूँ और जो घटना मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ आज से 15 साल पहले घटी थी। दरअसल एक बार मैं और मेरा एक दोस्त किसी काम से अम्बोली जा रहे थे, तभी रास्ते में हमारे साथ ये घटना हुई थी। हुआ ये था कि मैं और मेरा दोस्त शाम के 6 बजे अपनी बाइक से अम्बोली के लिए निकले थे। सांगली से अम्बोली की दूरी 160 किलोमीटर है और ये दूरी तय करने में 3.5 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो हम दोनों ने रात के 9 बजे तक 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। फिर अम्बोली से जस्ट 40 किलोमीटर पहले मेरे दोस्त ने बाइक रोक दी। वहीं पर सड़क के किनारे एक माइलस्टोन भी था जिस पर लिखा था अम्बोली 40 किलोमीटर दूर है। माइलस्टोन वो पत्थर होता है जो सड़क के किनारे लगा रहता है जिस पर लिखा होता है कि ये जगह यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है। खैर, बाइक रोकने के बाद हम दोनों ने टॉयलेट की। फिर मेरा दोस्त उसी माइलस्टोन पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। जिस जगह हम लोग रुके थे वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। हमारे आसपास से कोई भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैला था। मेरे दोस्त की सिगरेट ख़त्म होते ही हम फिर से अम्बोला की तरफ चल पड़े। फिर 20 मिनट तक सड़क पर आगे बढ़ने के बाद हमारी नज़र जब सड़क के किनारे मौजूद माइलस्टोन पर पड़ी तो हमारी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दरअसल हमने देखा कि हम फिर से उसी माइलस्टोन के पास आ गए हैं जहां पर रुककर हमने टॉयलेट की थी। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त बिल्कुल हैरान रह गए। हम लोग बिल्कुल सीधी सड़क पर आगे जा रहे थे और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि हम कहीं से रास्ता भटक कर या घूम कर वहाँ पर वापस आ गए हों। इसके बाद हम लोग दोबारा वहाँ से आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ समय बाद हम फिर से उसी माइलस्टोन के पास पहुँच गए। अब हम दोनों को बहुत डर लगने लगा था क्योंकि हम लोग बार बार घूमकर उसी माइलस्टोन के पास पहुंच रहे थे जहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। इसके बाद मेरे दोस्त ने गाड़ी रोक दी और फिर वो गाड़ी से उतरकर माइलस्टोन के पास गया तो उसने देखा कि उसकी पी हुई सिगरेट का फिल्टर अभी भी उस माइलस्टोन के पास पड़ा था। ये देखकर मेरे दोस्त ने डरते हुए मुझसे कहा कि यार रंजीत, यहाँ तो मेरी पी हुई सिगरेट का फिल्टर अभी भी पड़ा हुआ है। मतलब हम लोग बार बार घूमकर यहीं आ रहे हैं, अब हम क्या करें? मैं समझ चुका था कि ये सब हमारा वहम नहीं है बल्कि हम दोनों किसी सुपरनैचुरल एनर्जी के चक्कर में पड़ गए हैं। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम फिर से गाड़ी स्टार्ट करो, लेकिन गाड़ी तभी आगे बढ़ाना जब मैं तुमसे कहूँ। मेरे दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट की। इसके बाद मैंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैंने कहा कि हम नहीं जानते कि आप क्या हैं या कौन सी शक्ति हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया करके हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। इतना बोलने के बाद मैंने भगवान का नाम लेते हुए अपने दोस्त से कहा कि अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और कुछ समय बाद ही हम लोग अम्बोली पहुँच गए। ये हमारे साथ घटा एक काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस था और मैं नहीं जानता कि वो कौन सी शक्ति थी जो हमें उस माइलस्टोन से आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये हमारा वहम नहीं था बल्कि एक असली पैरानॉर्मल घटना थी, क्योंकि अम्बोली से सांगली वापस आते समय हम उस माइलस्टोन को देखते हुए गए थे और हमने पाया कि वहाँ उस रोड पर 40 किलोमीटर वाला सिर्फ एक ही माइलस्टोन है।